मैं रमा पांडे टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में हमारी 5th वीडियो है एंड इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन आर्टिकल 14। इससे पहले की वीडियोस में हम पहले के आर्टिकल्स को, कॉन्सेप्ट को, बेसिक स्ट्रक्चर को इन डिटेल समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम आर्टिकल 14 को समझेंगे। आर्टिकल 14 पीटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आर्टिकल 14 मीन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो, जो डॉक्ट्रिन्स हैं वो, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ये सब मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और किस तरीके से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बाद व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो, आर्टिकल 14 को हम एट प्रेजेंट किस तरीके से देख सकते हैं, ये भी समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आर्टिकल 14 को पढ़ने का सबसे पहला तरीका, जब आप आर्टिकल 14 को देखते होंगे तो आपको दिखेगा, मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी बताया है कि पीटी में क्वेश्चन पूछने का कई तरीका होता है। अब जब आप आर्टिकल 14 को देखेंगे, राइट टू इक्वालिटी जो लिखा हुआ है उसमें केवल आर्टिकल 14 ही नहीं आता है, रादर राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये, और आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 ऑनवर्ड्स ये आपकी फ्रीडम से स्टार्ट हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, पीटी में इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड आपका आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। अब हम लोग को इस वीडियो में आर्टिकल 14 समझना है। आर्टिकल 14 से एक तो पीटी में आपका मार्जिनल हेडिंग से क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा, आर्टिकल 14 बात करता है दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन द स्टेट। इसका मतलब क्या है? पहली चीज, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन। आपको इस एनी पर्सन को समझना है। एनी पर्सन मीन्स आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू द सिटीजंस एंड नॉन सिटीजंस बोथ। ये आपका पीटी का एक क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन आपका बनता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करेगा, शैल नॉट डिनाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या? इन दो टर्म का मतलब क्या है? पहले हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन इससे पहले भी मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस करना चाहूंगी कि जो आर्टिकल 14 बात कर रहा है ना इक्वालिटी का, लेकिन इक्वालिटी तो 14 टू 18 सब में दिया हुआ है। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट जनरल इक्वालिटी, और आपका 15, 16, 17, 18 ये स्पेसिफिक इक्वालिटी की बात करता है। लाइक 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पब्लिक प्लेसेस पर इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में इक्वालिटी की बात करता है। तो इस तरीके से इक्वालिटी की बात 14 टू 18 की गई है, बट आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट द जनरल इक्वालिटी। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जनरल इक्वालिटी मतलब एक साधारण तौर पे हमने कह दिया इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसमें आते हैं दो डॉक्ट्रिन। पहला डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? एक्चुअली इक्वालिटी बिफोर लॉ वी कैन से दैट इट्स अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट और इट्स अ नेगेटिव नोशन। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये एक इंग्लिश कॉमन लॉ का कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। सारे ही लोग एक ही कानून के अंतर्गत हैं, एक ही विधि के अंतर्गत हैं, सभी समान हैं, किसी के साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक, सभी इक्वल हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स लॉ इज द सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। मतलब जो लॉ है वही सुप्रीम है। कोई किंग हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई रिच हो, कोई पुअर हो, ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जो एक जैसे हैं। अब इसमें एक चीज और है, जब आप इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई बार आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ की बात आ जाती है, तो समझ नहीं आता ये रूल ऑफ लॉ कहाँ से आ गया। एक्चुअली जो इक्वालिटी बिफोर लॉ इंग्लिश कॉमन लॉ का कॉन्सेप्ट है, और एक डाइसी का कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ। डाइसी इज द लीगल फिलोसोफर और उनका एक कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ। डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ है वो सेम है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ की, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वही सेम रूल ऑफ लॉ है। तो इसीलिए हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ भी कहता है ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। किसी के साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, सारे के सारे इक्वल हैं। इट टॉक्स अबाउट, इट्स अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। क्यों हम कह रहे हैं नेगेटिव? बिकॉज
ये बात करता है कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल। ऐसा नहीं है कि किसी की कोई कास्ट है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, दूसरा दूसरी कास्ट को बिलोंग करता है तो उसको अलग ट्रीटमेंट हम देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है। कुछ सर्टेन सिचुएशन में रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जिनको हमने स्पेशल प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ आप देखेंगे कि स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। तो यहाँ पर मत सोचिएगा कि मैम वो तो इक्वलिटी की बात करता है तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिए गए हैं। बिकॉज कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, हमने उनको स्पेशल प्रिविलेज इसलिए दिए हैं सो दैट दे कैन डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफेक्टली। इसके लिए हमने उनको कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, वो साधारण व्यक्ति से कुछ मामलों में अलग समझे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इक्वलिटी बिफोर लॉ सेम है जो कि डाइसी का रूल ऑफ लॉ है। ये कहता है किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सभी इक्वल हैं। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई भी ग्राउंड हो, किसी के साथ में अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा। सो बेसिकली इक्वलिटी बिफोर लॉ टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी। हमें एक इक्वल ट्रीटमेंट, सभी समान है कानून की नज़र में। और एक बहुत अच्छा कोट है एक जिसको बोलते हैं लेक्स रेक्स, मीन्स लॉ इज द सुप्रीम, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। ओके, तो नो वन इज अबव द लॉ, ईच एंड एवरी पर्सन इज बाउंड बाय द सेम लॉ। सभी एक ही कानून से बाध्य हैं। कोई भी कानून से, मतलब जो भारत में क्या है, कानून सर्वोपरि होगा। ठीक है, ये बात आर्टिकल 14 कहता है कि कानून सभी के लिए समान है, सभी कानून की नज़र में समान है। ठीक, कोई चाहे कितना भी धनी व्यक्ति हो, कोई कितना गरीब हो, वो सभी कानून की नज़र में समान है। दूसरी बात आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है कि ये एक पॉजिटिव नोशन है। ये कहता है कि जो भी लॉ का एप्लीकेशन है वो इक्वल होगा। कोई भी लॉ है उसका एप्लीकेशन इक्वल होगा, बट अमंग इक्वल्स। ठीक, ये बात बहुत जरूरी है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि जो भी किसी लॉ में सपोज कोई बेनिफिट्स मिले हुए हैं, किसी लॉ में कोई लाइबिलिटी दी गई है, किसी लॉ में कुछ आपको डिफेंस मिल रहा है, तो वो सबको समान मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियन पीनल कोड की बात करें तो जनरल डिफेंसेस आपको मिले हुए हैं सेक्शन 76 ऑनवर्ड्स, है ना, 106 तक आपको कुछ डिफेंसेस मिले हुए हैं। तो वो डिफेंस, जो जनरल डिफेंस, ये बेनिफिट है जो कि मिला हुआ है, वो सबको इक्वली मिला होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो उस रिलीजन का है तो उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, उसको ये डिफेंस नहीं है, या वो उस कास्ट का है तो उसको नहीं मिलेगा, वो उस रेस से बिलोंग करता है, वो उस एरिया में रहता है तो उसको नहीं मिलेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते। जो भी लॉ के अंदर बेनिफिट्स हैं वो इक्वली सभी को मिलेंगे। ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लॉ का इक्वल एप्लीकेशन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसी में एक कोट आता है इक्वलिटी अमंग इक्वल्स। इक्वल कौन है, सबसे बड़ी बात वो। तो इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से अगर आपको समझा दूं कि एक किसी ने मान लीजिए ऑफेंस किया है, एक ऑफेंस किसी साउंड माइंड ने किया, अच्छा स्वस्थ व्यक्ति जो सब समझता है कि वो हम आप जैसे स्वस्थ, हम साउंड माइंड है, और एक वो व्यक्ति हु इज नॉट मेंटली साउंड, जो कि मेंटली मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। ठीक, अगर उसने कोई अपराध किया तो उसके लिए सिचुएशन दूसरी है। आप लोग को अगर याद होगा इंडियन पीनल कोड में आप सेक्शन 84 देख लीजिए। तो यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति ने अपराध किया या किसी मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति ने अपराध किया, दोनों में अंतर है। अनसाउंड माइंड ने अगर अपराध किया तो इफ एनी ऑफेंस कमिटेड बाय अनसाउंड माइंड पर्सन देन सर्टेन डिफेंसेस, मतलब उसको कंप्लीट डिफेंस तक मिल सकती है। इन दी सेम मैनर अगर किसी एडल्ट ने कोई क्राइम किया, एडल्ट ने मर्डर किया और दूसरी ही तरफ किसी बच्चे ने मर्डर किया, 7 साल से कम के बच्चे ने मर्डर किया, 5 साल के बच्चे ने मर्डर किया, तो उसको कंप्लीट डिफेंस मिल जाता है डोली इन कैपेक्स इंडियन पीनल कोड में जनरल डिफेंसेस में। अब ये बात करेगा कि भाई ये तो इक्वालिटी की बात हो ही नहीं रही है, मर्डर तो उसने भी किया, मर्डर तो इसने भी किया, तो दोनों को 302 में सजा मिलनी चाहिए। नहीं, इक्वलिटी अमंग इक्वल्स की बात करता है आर्टिकल 14। जो साउंड माइंड एक एडल्ट व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता होगी वो एक बच्चे की नहीं होगी। आप लोग को ये घर में भी दिखता होगा, आप कोई नुकसान कर देते होंगे, है ना, आपसे कुछ गलती हो जाती है, बड़े लोगों से गलती हो जाती है तो आपकी ज़्यादा डांट पड़ती है, आपको पनिशमेंट मिलता है। लेकिन वहीं कोई छोटा बच्चा वो गलती करता है तो घर के लोग क्या बोलते हैं, अरे जाने दो, छोटा बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसकी समझ अभी उतनी नहीं है। सेम लॉ में भी आपको वही दिया हुआ है कि अगर 2 एडल्ट ने मर्डर किया हुआ है
एक मिस्टर ए हैं जो एडल्ट हैं, साउंड माइंड है, उन्होंने मर्डर किया है, और कोई मिस्टर बी हैं जो कि एडल्ट है, साउंड माइंड है, उन्होंने ऑफेंस किया है। ना तो वो इंटॉक्सिकेटेड है, ना अनसाउंड माइंड है, ना तो वो माइनर है, तो दोनों के लिए 302 का ही पनिशमेंट है। ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आप कह सकते हो दोनों के लिए सेम एप्लीकेशन लॉ का होगा, लॉ का किसी भी तरीके से मिसयूज नहीं किया जाएगा, ये बात करता है। लेकिन क्योंकि ये दोनों इक्वल है, लेकिन एक तरफ एक एडल्ट और एक तरफ एक बच्चा, ये इक्वल है ही नहीं, तो इन पर इक्वल एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, लॉज इक्वल कैसे लग सकते हैं? तो बच्चों के इसीलिए जुवेनाइल के लिए हमारे अलग प्रोविजन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इसी में बात आती है इक्वलिटी अमंग इक्वल्स, मतलब इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जो अनइक्वल है पहले आप उनको इक्वल करिए। यही बात आती है रीजनेबल क्लासिफिकेशन की, जो इक्वल है ही नहीं उनको पहले इक्वल करना है। यही आपका कह सकते हैं, यही आपका बेसिस है रिजर्वेशन का। हमारी ये पूरी सोसाइटी में बड़ी सारी कास्ट हैं, ठीक है, लेकिन सारी कास्ट सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एक बराबर नहीं है। अब तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन मिल गया, तो अगर जो इक्वल नहीं है सोशली, एजुकेशनली, तो आप उन पर इक्वल एक एप्लीकेशन लॉ का कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए हम उनको स्पेशल प्रोविजंस दे सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ये बात आ गई आपकी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अभी तक तो यही दो कॉन्सेप्ट थे। आई थिंक आपका 1973 तक बेसिकली आपका यही डॉक्ट्रिन्स दो थे, लेकिन 1974 में एक केस आया ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस ने पूरे आर्टिकल 14 को बदल के रख दिया, मतलब हमने और इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन किया और आर्टिकल 14 का स्कोप अब थोड़ा और बढ़ गया। इसमें निकल के आया न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, और इसमें 3 जजेस बेंच थे, जस्टिस चंद्रचूड़ जी थे, भगवती जी थे, और इन्होंने कहा कि जो इक्वलिटी की बात है ना, इक्वलिटी केवल इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात नहीं है, बट रादर इक्वलिटी इज, जब आप इक्वलिटी की बात करेंगे तो आप आर्बिट्ररीनेस की बात नहीं करेंगे। इक्वलिटी इज जस्ट ऑपोजिट। आप कह सकते हैं अगर एक तरफ इक्वलिटी है और एक तरफ आर्बिट्ररीनेस है, वहां पे इक्वलिटी कभी नहीं हो सकती। डॉक्ट्रिन ऑफ एंटी आर्बिट्ररीनेस की बात की, डॉक्ट्रिन ऑफ एंटी आर्बिट्ररीनेस की बात की, और कहा इक्वलिटी एंड आर्बिट्ररीनेस बोथ आर एनिमीज ऑफ ईच अदर। अगर आप आर्बिट्ररी एक्ट कर रहे हैं वहां पे कभी इक्वलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बात न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, मतलब आर्बिट्ररीनेस भी नहीं होनी चाहिए अगर आप इक्वलिटी की बात करते हैं, ये बात आई ईपी रोयप्पा में। इसके बाद मेनका गांधी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1978 का मैटर है। इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि मैंने अभी बताया ना कि आपको आर्टिकल 14 को समझना है प्रेजेंट सिनेरियो। प्रेजेंट सिनेरियो ये है 1978 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट का कोई एक्ट अगर आर्बिट्ररी है देन वो सीधे से आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा। तो आप लोग देखते हैं ना, कहते हैं कि आर्टिकल 14 तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। आर्बिट्ररीनेस कैसे हो गई? आर्बिट्ररीनेस इक्वालिटी में आर्टिकल 14 में कैसे आ गई? हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है? ये इसलिए कह सकते हैं कि मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया अगर स्टेट का कोई भी एक्ट आर्बिट्ररी है, मनमाने तरीके से किया गया है, तानाशाही से किया गया है, देन वो डायरेक्टली आर्टिकल 14 के वॉलेशन में होगा और वो एक्ट स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट, स्टेट मतलब दोनों जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो और वहां पर स्टेट लिखा है, स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब, आर्टिकल 12 ध्यान रखिए। तो स्टेट का मतलब यहाँ पर यही है, क्योंकि आर्टिकल पूरा जो पार्ट 3 में स्टेट कहा गया है वो वही स्टेट है जो 12 में है, ठीक है। तो स्टेट ना तो सेंट्रल ना तो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाएगी जो कि आर्बिट्ररी तरीके से जिसका एप्लीकेशन हो, ओके। सो ये आपका आर्टिकल 14 है। ये आप लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ईपी रोयप्पा वगैरह का केस, मेनका गांधी का केस, अजय हाशिया का केस आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर आर्टिकल 15, 16 ऑनवर्ड्स। थैंक यू सो मच।